हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, आपको पता है सबसे पहले क्या करना है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका फायदा आप उठा सकें। तो अब तक हम लोग नर्वस सिस्टम के पार्ट 1 में नर्वस कंडक्शन के पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन तक बात कर चुके हैं। जो बच्चे आज हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो पार्ट 1 को जरूर देखें, ताकि आप टॉपिक को समझ करके कनेक्ट हो जाए। जो फर्स्ट पार्ट को देख चुके हैं उनके साथ कंटिन्यू करते हैं, ब्रीफ रिवीजन के साथ में रीपोलराइजेशन से कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ रीपोलराइजेशन के अंदर हमने क्या देखा है कि न्यूरॉन एक एक्साइटेबल सेल होता है जिसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोलराइज होती है। क्या कारण है? क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल हमें दिखाई देती है। सेलेक्टिव परमिएबल होने की वजह से डिफरेंट आयन के लिए परमेबिलिटी अलग अलग होती है। डिफरेंट आयन के लिए परमेबिलिटी अलग अलग होने की वजह से क्या हो जाता है कि मेम्ब्रेन पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है। मतलब आयन की कंसंट्रेशन अनइक्वल हो जाती है। बाहर सोडियम ज्यादा हो जाता है, अंदर पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा हो जाते हैं। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। इस पोलराइज होने की वजह से इस पोलराइजेशन को मेंटेन कौन रखता है, यहां पर में अगर हम बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसे मेंटेन करता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो है आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव हो जाता है, और इसे हमने नाम दे दिया था पोलराइजेशन। अब जब न्यूरॉन पोलराइजेशन होता है, जब स्टिमुलेशन नहीं था तब की बात की, जब इसके ऊपर में स्टिमुलेशन आता है तो स्टिमुलेशन आने की वजह से मेम्ब्रेन सोडियम के आयन के लिए परमेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और इसकी वजह से सोडियम जल्दी जल्दी अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से पोलरिटी रिवर्स हो जाती है। मतलब जो चार्ज बाहर पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाता है, और इनसाइड में अंदर की तरफ में जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है। इस रिवर्सल ऑफ पोलरिटी को अपन ने नाम दे दिया था डीपोलराइजेशन। अब एनसीईआरटी के इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि ए से बी के ऊपर इंपल्स किस तरीके से कंडक्शन होती है कि सोडियम आयन जो ए साइड पर अंदर आ गए हैं वो ए से बी पर जाएंगे, और बी पर जाकर के वो वहां पर डीपोलराइजेशन इवेंट को कोज करेंगे। इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल ए से बी पर चली जाती है, और ए पर जो इंपल्स थी वो बी पर पहुंच जाती है, और ये सीक्वेंस पूरे के पूरे न्यूरॉन के लेंथ के ऊपर में कंडक्शन होता है, और इंपल्स अल्टीमेटली टेलोडेंड्रिया तक पहुंच जाता है। अब आगे कैसे होगा उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब यहां पर बात आती है इसके बाद में डीपोलराइजेशन डिस्टर्बेंस हो गया। अब आगे देखते हैं रीपोलराइजेशन के बारे में। तो यही देखा, द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन एंड इंपल्स इज कंडक्टेड। अब यहां पर मैं रीपोलराइजेशन, यहां से एनसीईआरटी बोलती है रीपोलराइजेशन के बारे में कि राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमेबिलिटी टू शॉर्ट लिव एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव। मतलब स्टिमुलेशन की वजह से जो सोडियम के परमेबिलिटी में चेंज आया, मतलब बढ़ गया, सोडियम जल्दी जल्दी अंदर आ गया, वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, क्योंकि सोडियम के जो चैनल होते हैं, जो गेटेड चैनल होते हैं, वो ज्यादा होते हैं पोटेशियम के कंपैरिजन में। अब सेलेक्टिव परमेबल है तो सोडियम अंदर तो आ गया, लेकिन अब वो बाहर नहीं जा पा रहा है। तो इसे रीपोलराइज कैसे करेंगे? तो इसी के लिए क्विकली फॉलोड बाय राइज इन द परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम। इमीडिएटली पोटेशियम जल्दी जल्दी बाहर जाने लगते हैं। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन। कि कहने का मतलब है कि प्लस 30 मिलीवोल्ट के ऊपर में सोडियम के जो चैनल ओपन हो गए थे स्टिमुलस की वजह से, ये सारे ही क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और क्लोज होने के साथ साथ में पोटेशियम के चैनल जो हैं जो ओपन हो जाते हैं। गेटेड चैनल के बारे में अपन बात कर रहे हैं बच्चों, ये ओपन हो जाएंगे, और इसकी वजह से ई प्लस का क्या होने लग जाएगा, इफ्लक्स हो जाएगा। जब इफ्लक्स होने लगेगा, पोटेशियम जल्दी जल्दी जाएंगे, तो ये पोटेंशियल चेंज क्या होगा, 0 मिलीवोल्ट, और ये वापस कहां पहुंच जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर। तो ये हो जाता है पोटेशियम डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन। वापस रिस्टोर कर देते हैं एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन। मतलब इंपल्स ए से बी पर चली गई, अब बी पर तो बी से सी पे जाएगी, लेकिन पीछे ए पर क्या रहा है, ए पर रहा है कि रीपोलराइजेशन हो रहा है। और यहीं से ही बच्चों, मेरे बच्चों, क्वेश्चन आया नीट 2019 के अंदर में, क्या कि एक्शन पोटेंशियल इन अ एक्सॉन डज नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज द सेगमेंट बिहाइंड इज इन रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब रीपोलराइजेशन के अंदर में रहता है। कहने का क्या मतलब हुआ यहां पर में कि इसका यह मतलब है कि पीछे रीपोलराइजेशन चल रहा है, और न्यूरॉन स्टिमुलेशन को कब रिसीव करता है, जब वो पोलराइज होता है। तो उस पीरियड को नाम दिया जाता है
कि न्यूरॉन पर जब स्टिमुलेशन दिया जाए लेकिन वो उसे रिसीव न कर पाए तो उस पीरियड को कहा जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये वाली बात भी जस्टिफाई हो जाती है। और कि यहां पर में क्या हुआ, रिस्टोर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड फाइबर बिकम वंस मोर रेस्पॉन्सिव। अब आपने डीपोलेशन में क्या देखा, सोडियम अंदर आ गए। रीपोलराइजेशन में क्या देखा, पोटेशियम ज्यादा बाहर चले गए, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस आ गया, डिस्टर्बेंस आ गया। दिस ग्रेडियंट मेंटेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिनसे जल्दी जल्दी 2 पोटेशियम अंदर आ जाएंगे और 3 सोडियम अंदर से बाहर चले जाएंगे और 1 एटीपी यूटिलाइज कर लेंगे एंड रीस्टोर। तो यही तो बोला, द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग द एक्सोलीमा इज मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सोडियम पोटेशियम पंप। ये बात अपनी कंप्लीट हो जाती है। अब इस तरीके से अपन ने कंडक्शन करा लिया और वो कंडक्शन कहां पहुंच गया, टेलोडेंड्रिया पर। अब वो टेलोडेंड्रिया से आगे कैसे जा रहा है, तो यहां पर बात आती है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स के बारे में बात करें तो यहां पर में 2 न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन होता है। अ नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू जंक्शन, और उस जंक्शन को क्या नाम दिया जाता है बच्चों, सिनेप्स कहा जाता है। 2 न्यूरॉन के कनेक्शन को सिनेप्स कहा जाता है। अब ये सिनेप्स कैसे बनता है कि फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। कहने का मतलब है कि इस वाले न्यूरॉन का तो लास्ट पार्ट सिनेप्टिक नोब हो जाता है और नेक्स्ट वाले न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट हो जाता है डेंड्राइट। तो जो पहले है इसीलिए इसे क्या कह देते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये बाद में है तो नाम दे देते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इन दोनों के स्पेस को नाम दे देते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और इन तीनों को मिला करके ही नाम बनना जाता है क्या, सिनेप्स। जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये सिनेप्टिक नोब जो है, नेक्सॉन टर्मिनल जो है, इसे कहा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। डेंड्राइट्स जो होते हैं जिस पर रिसेप्टर लगे हुए हैं उसे कहा जाता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में स्पेस जो होता है उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है, और इन तीनों पार्ट को मिला करके ही डेफिनेशन बनती है सिनेप्स। मतलब फर्स्ट न्यूरॉन का तो लास्ट पार्ट एक्सॉन टर्मिनल और नेक्स्ट वाले न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट, ये यहां पर में बात आ जाती है। चलिए अब ये देखा कि सिनेप्स क्या है, फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री मतलब फर्स्ट न्यूरॉन और पोस्ट मतलब डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, अनदर न्यूरॉन, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय द गैप कॉल्ड एज अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। अब इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बेसिस पे देखें तो हमारे सिनेप्स 2 टाइप के होते हैं, कुछ में नहीं है मतलब नेग्लिजिबल के बराबर है, और कुछ में बहुत ज्यादा है। तो यहां पर में 2 टाइप के सिनेप्स आपको दिखाई देते हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। पहले इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर क्या मिलेगा बच्चों कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोज प्रोक्सिमिटी में होती हैं और इतनी ज्यादा नजदीक होती हैं कि दोनों मेम्ब्रेन गैप जंक्शन से कनेक्ट हो जाती हैं, जिनकी वजह से इंपल्स सीधे ही चली जाती हैं। जैसे गैप जंक्शन का फंक्शन टिश्यू चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, तो डायरेक्टली यहां से चले जाएंगे। तो देखो एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्ट द मेम्ब्रेन प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर इज इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत ज्यादा पास में आ जाती हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अनदर अक्रॉस दिस सिनेप्ट, जैसा मैंने इस डायग्राम के अंदर बताया है। इसीलिए ये इतना फास्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट बात, कितना फास्ट कि ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिक सिनेप्स is very similar to the impulse conduction along the single axon। मतलब इतना फास्ट हो जाता है कि जैसे एक ही न्यूरॉन के अंदर कंडक्शन हो रहा है, बीच में कोई जंक्शन आया ही नहीं है। इसीलिए यहां पर में क्या होता है कि इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द केमिकल सिनेप्स। केमिकल के भी बात करेंगे, आप समझ जाओगे। तो यहां फास्टर होगा, लेकिन इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि तो डायरेक्टली चला गया। अगर हमें किसी को स्लो या फास्ट करना है तो हम इसे नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे सिस्टम हमारे रेयर होते हैं, या तो हमारे ब्रेन में होते हैं या हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इसके बारे में कहा। अब हम बात करते हैं केमिकल सिनेप्स के बारे में। तो केमिकल सिनेप्स में क्या हुआ कि जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो दूर दूर होती हैं, जिनकी वजह से इनके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता।
इसीलिए प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के मैसेज को पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहां मीडियम की जरूरत होती है एंड दैट मीडियम इज नोन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो देखो, केमिकल सिनेप्स मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस नोन एज अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मतलब दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, यह आपको दिखाई देगा। इसीलिए केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स एट दिस सिनेप्स। मतलब इसीलिए यहां पर में केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत होती है इंपल्स को कंडक्शन करने के लिए। द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन द वेसिकल, जैसा अपन डायग्राम में देखते हैं यहां पर में कि ये तो हो जाता है बच्चों सिनेप्टिक नोब। इस सिनेप्टिक नोब के अंदर आ जाता है सिनेप्टिक वेसिकल, और इन वेसिकल के अंदर में भरा होता है बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर, जो मैंने यहां पर मेंशन किया। अब दीज एक्सॉन टर्मिनल कंटेन द वेसिकल फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरॉन के डायग्राम में मैं अच्छे से आपको बता के आया हूं। जब कोई इंपल्स आती है, एक्शन पोटेंशियल आता है, तो ये यहां पर में कि जब ये एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ये सोडियम आयन तेजी से दौड़ते हुए आएंगे, और दौड़ते हुए जब आएंगे तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर में आयन इसे स्टिमुलेट कर देंगे, जिसकी वजह से इस मेम्ब्रेन के अंदर जो वेसिकल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वेसिकल फिल्ड विद द न्यूरोट्रांसमीटर व्हेन एन इंपल्स अराइव एट द एक्सॉन टर्मिनल it stimulate the movement of the synaptic vesicle towards the membrane। मतलब जो वेसिकल हैं उन्हें प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर लेके आते हैं और ला करके क्या कर दिया जाता है, फ्यूज कर दिया जाता है। और फ्यूज करने के बाद में वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब यहां पर में फ्यूज हो जाएगा एंड रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर में जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर निकल करके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है। अब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या कर रहा है कि यहां पर जो इसके आगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस पर लगे होते हैं कौन, प्रोटीन रिसेप्टर डेंड्राइट्स पर लगे हुए होते हैं बच्चों। तो इंपॉर्टेंट यहां से नीट 2017 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन यहां से आया हुआ। दिस बाइंडिंग ओपन आयन चैनल्स अलाउिंग, जैसे डीपोलराइजेशन में मैंने आपको बताया था कि जब स्टिमुलेशन आया था तो उनकी वजह से सोडियम चैनल ओपन हुए थे। तो इसी तरीके से ये न्यूरोट्रांसमीटर जब बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, अलाउिंग द एंट्री ऑफ आयंस विच कैन जनरेट द न्यू पोटेंशियल। मतलब वो कैसा पोटेंशियल जनरेट करेगा, डीपोलराइजेशन वाला करेगा या हाइपर पोलराइजेशन वाला करेगा, मतलब वो कंडक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो ये यहां पर न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। द न्यू पोटेंशियल डेवलप, ये क्या हो सकता है, एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी। मतलब वो न्यूरोट्रांसमीटर आके या तो डीपोलराइजेशन कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, हाइपर पोलराइजेशन कर सकता है। तो डीपोलराइजेशन का मतलब तो क्या हुआ, ये सोडियम के चैनल को ओपन करेगा, पहली चीज तो ये होता है। हाइपर पोलराइजेशन में दो कंडीशन हो सकती है बच्चों। हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है कि when the neuron become more negative than resting membrane potential। मतलब सीधा सा बात है, अंदर का एनवायरमेंट ज्यादा नेगेटिव हो जाए तो उसे हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। -70 से -90 पे अगर वो चला जाए तो। अब ये कब हो सकता है, दो रीजन इसके माने जाते हैं, या तो अंदर के पोटेशियम आयन चैनल खुल के वो बाहर चला जाए, या बाहर के नेगेटिवली चार्ज आयन जो हैं वो बाहर से अंदर आ जाएं। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर में तो या तो पोटेशियम बाहर चले जाएं या क्लोराइड आयन अंदर आ जाएं। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। ये बात आ जाती है बच्चों। इस तरीके से तो जिस तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर होगा उस तरीके का नया पोटेंशियल डेवलप होगा। ये अगर डीपोलराइज करेगा तो एक्साइटेटरी पोटेंशियल नाम देंगे, और अगर इनहिबिट करेगा, हाइपर पोलराइजेशन करेगा तो इनहिबिटरी पोटेंशियल उसे नाम दिया जाता है। इस तरीके से नए न्यूरॉन को स्टिमुलेशन दे दिया जाता है। और इसी तरीके से हम देखें तो ये जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, नीट 2013 के अंदर इस डायग्राम का क्वेश्चन आया। लेबलिंग के बारे में यहां पर में पूछा गया, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन क्या क्या होता है। इसी के साथ में हम देखें तो यहां से आपने क्या देखा
कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब न्यूरॉन भी क्या हुआ, एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन टिश्यू में क्या पड़ी कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड से मतलब एक सेल के सीक्रेशन जो ब्लड या लिम्फ के थ्रू या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में रिलीज होते हैं विदाउट डक्ट, तो उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो ऐसे जो न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है ये भी तो एक तरीके का ग्लैंड ही हो गया। तो एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट द न्यूरल एक्टिविटी। क्या ये लाइन जस्टिफाई होती है? बिल्कुल सही बात हो जाती है, जो AIPMT 2006 के अंदर आया हुआ। लेकिन नर्वस सिस्टम, अब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि एक न्यूरॉन का पार्ट है, वो स्टिमुलेट होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करेगा, फिर वो आगे जाकर के क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा। तो नर्वस सिस्टम रेगुलेट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये बात जस्टिफाई हो जाती है। इसी के साथ हमारा फिजियोलॉजी ऑफ नर्व कंडक्शन कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम बात करते हैं आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के में दो पार्ट अपन ने देखे थे, क्या, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे बात आ जाती है ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन हमारा क्या कर रहा है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन के जैसे ये बिहेव कर रहा है, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमने कहा था CNS को यहां पर, और एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी। मतलब स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस भी पहले किसको बताते हैं, ब्रेन को, फिर वहां से रेगुलेट होता है। ये डिसाइड करता है कि स्पाइनल कॉर्ड से ही डायरेक्टली रेगुलेट करेंगे या ब्रेन के थ्रू होंगे। तो सारा का सारा सर्वे सर्वा जो है वो ब्रेन होता है। क्या करता है ब्रेन? इट कंट्रोल्स द वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज। जैसा होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारे ब्रेन में दो तरीके की एक्टिविटी हो, मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया, आइदर वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज। तो सारी बॉडी एक्टिविटीज, तो इट कंट्रोल्स द वॉल्यूंटरी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। वॉल्यूंटरी एक्टिविटी के रेफरेंस में कहें, हमारी स्केलेटल मसल, सोमेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। दूसरा इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज जैसे बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, जिसे वाइटल विसरल नर्वस सिस्टम नाम दिया था, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा। इसके बाद थर्मो रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन, हंगर एंड थर्स्ट, जो यहां पर में थर्मो रेगुलेशन हाइपोथैलेमस, हंगर एंड थर्स्ट हाइपोथैलेमस, सर्केडियन रिदम हाइपोथैलेमस, ये नाम दिया जाता है ऑफ द बॉडी। एक्टिविटी ऑफ द सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसका भी आंसर हाइपोथैलेमस। ह्यूमन बिहेवियर हाइपोथैलेमस, पर ये भी किसका पार्ट है, हमारे ब्रेन का। तो ब्रेन ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ साइड फॉर इन प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, थॉट। तो ये सारे सेंसेशन और उन्हें लाने ले जाने का जो काम है उनका प्रोसेसिंग भी कौन करता है, हमारा ब्रेन ही करता है। तो ये तो जनरल फंक्शन के बारे में बात होगी। अब थोड़ा सा स्पेसिफिकली चलते हुए अपन बात करते हैं कैसे काम करता है। तो ह्यूमन ब्रेन इज वेल, कहां होता है, वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल, आपकी खोपड़ी के अंदर में छुपा हुआ रखा जाता है। इनसाइड द स्कल जब देखोगे तो स्कल में जो क्रेनियल बोन्स होती हैं 8, कौन कौन सी, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड एंड एथमोइड, ये बोन मिलकर के हमारे ब्रेन को छुपा के रखती हैं स्कल के अंदर में। ये तो बात होगी। अब जब इन बोन को हटाओगे तो आपको ब्रेन के ऊपर कवरिंग्स दिखाई देती हैं, जिन्हें क्रेनियल या मेनिंजिस या ब्रेन कवरिंग कहा जाता है। अब ये जो ब्रेन कवरिंग होती है टोटल कितनी मिलेगी अपन बच्चों, 3, जिनमें सीक्वेंस आपको याद रखना है। यहां से कई बार क्वेश्चन इनडायरेक्टली स्टेट PMTs में पहले पूछा गया है, इस साल भी आ सकता है। कंसिस्टिंग ऑफ, सबसे आउटर वाली जो लेयर होती है उसे ड्यूरा मैटर कहा जाता है, मिडिल वाली लेयर होती है अरेक्नोइड मैटर। अब ये अरेक्नोइड मैटर जो है ये हमारे ब्रेन का या मैमल्स का स्पेशल कैरेक्टर है, क्योंकि मैमल्स के अलावा लोअर एनिमल में केवल 2 ब्रेन कवरिंग्स हैं, लेकिन मैमल में 3 है स्पेशल अरेक्नोइड मैटर। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है जिसे पाया मैटर कहा जाता है, और ये ब्रेन के साथ ही डायरेक्टली कांटेक्ट में रहती है, कि जैसे कि ये तो हो गई पाया मैटर। इसके बाद में सेकंड वाली लेयर ये यहां पर में इस तरीके से ये हो जाती है आपकी अरेक्नोइड मैटर, और सबसे बाहर वाली लेयर हो जाती है हमारी ड्यूरा मैटर। इस तरीके से ब्रेन के ऊपर 3 कवरिंग्स प्रेजेंट होती। जब आप ब्रेन की कवरिंग्स को हटाओगे तो आपको ब्रेन दिखाई देगा, जो 3 पार्ट्स के अंदर में डिवाइडेड होता है। 3 मेजर पार्ट, 4 ब्रेन
मतलब सबसे ऊपर वाला, मिड ब्रेन बीच वाला, और सबसे हाइंड वाला लास्ट पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, हाइंड ब्रेन। तो ये हमारे ब्रेन का एक सेजाइटल व्यू है, आपको याद रखना है। अब यहां फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम दो पार्ट्स को देखेंगे, एक तो सेरिब्रम को, एक देखेंगे डायनसेफेलॉन को। मिड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन के अंदर हम तीन चीजें देखेंगे, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो ये सजाइटल व्यू और इनकी लेबलिंग आपको याद रखनी है। सबसे ऊपर लार्जेस्ट पार्ट अपना सेरिब्रम होता है और इसके नीचे आता है ये कॉर्पस कैलोसम, जो हमारे सेरिब्रम को कनेक्ट करके रखता है। इसके नीचे आपको मिलेगा यहां पर में डायनसेफेलॉन, ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में देखेंगे यहां पर में ये मिडिल वाला पार्ट, जिसे नाम दिया जाता है क्या, मिड ब्रेन, ये कहा जाता है। वन बाय वन बात करेंगे इसके आगे। फिर इसके नीचे हाइंड ब्रेन आएगा, जिसमें पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये वाला पार्ट यहां पर में आ जाएगा बच्चों, इस तरीके से। और इस मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो एक्सटेंशन होता है ये स्पाइनल कॉर्ड। तो इस डायग्राम को आपको याद रखना है कि सेजिटल सेक्शन ह्यूमन का कैसा होता है। एक एक करके बात करते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में। सबसे पहले बात आ जाती है फोर ब्रेन, क्योंकि सबसे ऊपर यही है ना। तो फोर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन, ये आपको दिखाई देगा। तो डायनसेफेलॉन के बारे में अपन बात करेंगे एक एक करके। और सेरिब्रम, पहले इंपॉर्टेंट पार्ट सेरिब्रम के बारे में कहें तो ये सबसे डेवलप्ड पार्ट होता है बच्चों मैमल्स में। दूसरी बात ये होती है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। इसकी आउटर सरफेस टूटी फूटी क्रश के जैसी दिखाई देती है, जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है। और इस क्रश जैसे, रिंकल जैसे दिखाई देते हैं। ये हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाने में भी पार्ट लेते हैं। तो क्या है कि मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर में आप देखोगे, जब ऊपर से देखने पर क्या दिखाएगा कि एक दरार, क्लेफ्ट दिखाई देती है, जो हमारे सेरिब्रम को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती है। कि क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडिनली इनटू टू हाफ्स। अब ये जो बात होती है उसे क्या कहा जाता है, डिवाइड करने पर दो पार्ट बने ना, कि जैसे ऊपर से देखने पर ये इस तरीके से, ये बीच में, तो इसे नाम दिया जाता है यहां पर में मीडियन फिशर, ये नाम दिया जाता है। तो ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये दो नाम हो जाते हैं। तो राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो जाते हैं। अब दीज हेमिस्फीयर, लेकिन जो हमें मीडियन फिशर से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, क्या रियल में अलग अलग होते हैं? नहीं, बाहर से अलग है। इंटरनली दीज आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, और ये नर्व फाइबर्स को क्या नाम दिया जाता है, कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम, जो कि माइलिनेटेड न्यूरॉन से व्हाइट कलर का बैंड आपको दिखाई देता है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है और इन दोनों में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है। क्योंकि हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, उसे एस्टैब्लिश करना और कंफ्यूजन से बचाना कॉर्पस कैलोसम का ही काम होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं तो यहां पर एक हिस्टोलॉजी वाला पार्ट और आता है कि हमारे ब्रेन में दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं बच्चों। दो टाइप के जो न्यूरॉन आपको दिखाई देंगे, उसके अंदर में एक तो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा, एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन आपको दिखाई देता है। माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के सेंस में जब अपन बात करते हैं तो क्या डिफरेंस आ जाएगा कि इसके भी थ्री पार्ट्स हैं, डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सोन। एक्सोन अनमाइलिनेटेड होगा, इसके भी थ्री पार्ट्स आपको मिलेंगे, डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सोन। एक्सोन कैसा होगा, माइलिनेटेड होगा। तो यहां पर में जहां पर भी ये साइटोन कलेक्ट होंगे तो इनमें निसिल ग्रेन्यूल की वजह से दे आर ग्रे इन कलर, तो इन्हें नाम दे दिया जाता है ग्रे मैटर। जबकि माइलिनेटेड एक्सोन होगा तो माइलिन व्हाइट इन अपीयरेंस होता है, इसीलिए दिस इज व्हाइट इन मैटर, माइलिनेटेड एक्सोन। तो चलिए, ये हिस्टोलॉजी की बात हो गई, तो आगे देखते हैं। तो लेयर ऑफ द सेल विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज अ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कि हमारा जो सेरिब्रम है, ये कॉर्पस कैलोसम और ये सेरिब्रम, इसके अंदर में बहुत सारा इस तरीके से सेल बॉडी या साइटोन कंसंट्रेट हो जाते हैं और यही मिलके क्या बना देते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो मतलब क्योंकि सीधी सी बात है भाई, नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन मतलब तीन चीजें, डेंड्राइट, साइटोन, एक्सोन। एक्सोन या तो माइलिनेटेड होंगे या अनमाइलिनेटेड होंगे। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब साइटोन बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं एंड इज
थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड। जैसे मैंने कहा ना कि इसके आउटर सरफेस कैसी होती है, क्रश होती है, टूटी फूटी होती है, तो प्रोमिनेंट फोल्ड इस पे दिखाई देते हैं, जिन्हें गायरस और सल्काई नाम दिया जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड एज अ ग्रे मैटर। देखो ग्रे मैटर मैंने बता ही दिया है, तो हिस्टोलॉजी में देखोगे तो इसके कॉर्टेक्स के अंदर तो ग्रे मैटर और मेडुला के अंदर में मिलेगा व्हाइट मैटर। तो यहां पर क्या है, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब आउटर पेरिफेरल पार्ट रेफर्ड एज अ ग्रे मैटर ड्यू टू ग्रेइश इन अपीरियंस। अब ग्रेइश इन अपीरियंस क्यों हो गया, देखो मैंने भी कहा द न्यूरॉन सेल बॉडीज साइटोन आर मोर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। ये सेल बॉडीज की वजह से ही ग्रे इन अपीरियंस आ जाता है। इसी के साथ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन द मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड द लार्ज रीजन which is neither clearly sensory nor motor in function। सीधी सी बात है भाई कि हमारा जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं बॉडी के यहां पर में, और ये ब्रेन हो गया, तो सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन में लेके जाने वाले तो हो जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो ब्रेन का जो पार्ट सेंसरी न्यूरॉन के मैसेज को रिसीव करते हैं, मतलब हमारे सेंसरी ऑर्गन के मैसेज को रिसीव करते हैं, उन्हें नाम दे दिया जाता है क्या, सेंसरी एरिया। अब यहां पर में हमारे बॉडी ऑर्गन आ गए, तो ब्रेन का वो पार्ट जो मोटर न्यूरॉन को बाहर भेजता है कंट्रोल करने के लिए, उस एरिया को कह दिया जाता है क्या, मोटर एरिया। और ब्रेन के अंदर में एक पार्ट ऐसा है जो न तो सेंसरी है न मोटर है, मतलब न तो बाहर से मैसेज ले रहा है न अंदर से मैसेज को बाहर भेज रहा है। तो फिर वो क्या कर रहा है, सेंसरी और मोटर एरिया को कनेक्ट कर रहा है, जिसे अपन नाम देते हैं क्या, इंटर न्यूरॉन। ये इंटर न्यूरॉन हो जाता है मेरे बच्चों। और इंटर न्यूरॉन तो दो चीजों को जोड़ रहा है ना, कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए नाम बन जाता है क्या, एसोसिएशन एरिया। क्या ये अंदर ले रहा है, नहीं, तो सेंसरी नहीं, बाहर भेज रहा है, नहीं, ये तो सीएनएस के अंदर ही, ब्रेन के अंदर ही कनेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए एसोसिएशन न्यूरॉन वाला, एसोसिएशन एरिया। तो यही देखो, तो ब्रेन में क्या होते हैं, सेंसरी एरिया होते हैं, मोटर एरिया होते हैं, एक बड़ा सा इंटर न्यूरॉन वाले एरिया होते हैं जो ना तो सेंसरी हैं ना ही मोटर है फंक्शन के अंदर में, और इस रीजन को क्या कहा जाता है, एसोसिएशन एरिया नाम दिया जाता है। अब ये एसोसिएशन एरिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिफरेंट सेंसेशन को कनेक्ट करने का काम करता है, कि हमारे आई और स्पीच के मैसेज, जैसे आप अभी क्या देख रहे हो और सुन रहे हो, तो देखने और सुनने वाले मैसेज को आपके ब्रेन में कनेक्ट करना, तो इंटर सेंसरी एसोसिएशन। फिर सेरिब्रम उसे क्या करेगा, मेमोरी के फॉर्म के अंदर इंटर न्यूरॉन में स्टोर कर लेता है। और कम्युनिकेशन, जब दो लोग आपस में उस मेमोरी के बेसिस पर दो लोग बात करते हैं तो कम्युनिकेशन, जैसे आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो उसकी वजह से आप बातचीत करेंगे, तो कम्युनिकेशन ये हो जाता है, ये दिखाई देगा। अब इसके और आगे चलते हैं, ये तो बात की हमने कॉर्टेक्स के बारे में, अब बात करेंगे मेडुला के बारे में। तो फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट which are covered by the myelin sheath, जैसा मैंने myelinated न्यू एक्सोन के बारे में कहा, which constitute मतलब वो बनाते हैं क्या, inner part of the cerebral hemisphere, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट बनाते हैं, और इसकी वजह से दे आर गिव वाइट ओपेक इन कलर, और इसकी वजह से मेडुला वाला पार्ट कैसा हो जाता है बच्चों, व्हाइट मैटर, ये इसके अंदर हो जाता है, जिसे व्हाइट मैटर नाम दे दिया जाता है। अब सेरिब्रम रेप अराउंड, अब ये तो अपन ने सेरिब्रम की बात कर ली, सेंसरी, मोटर और ये सारा एरिया। अब फोर ब्रेन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, डायनसेफेलोन। डायनसेफेलोन का मतलब होता है दीवार, वॉल ऑफ द ब्रेन। अब इसमें क्या दिखेगा, वॉल के अंदर में तो टू स्ट्रक्चर के बारे में अपन देखेंगे यहां पर में, कौन कौन से, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। तो पहले थैलेमस के बारे में बात करते हैं। तो सेरिब्रम रेप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा सेरिब्रम, बड़ा सा स्ट्रक्चर है, जो आप साइड में कान तक स्ट्रक्चर को हटा के देखोगे तो उसके नीचे एक दबा हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा, उसे क्या कहते हैं, थैलेमस। रेप अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंपॉर्टेंट बात बच्चों, फंक्शन ऑफ थैलेमस, मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, मतलब ये ब्रेन का गेट कीपर का काम करता है, कि सेरिब्रम के अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन जो आएंगे और जाएंगे वाया
थैलेमस होते हुए ही जाएंगे। इसीलिए क्या नाम दे दिया गया बच्चों, सेंसरी और मोटर सिग्नल का मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर इसे कहा जाता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, दूसरा पार्ट जो कि, तो थैलेमस तो कहां लगा हुआ है, लेटरल वॉल ऑफ द ब्रेन या डायनसेफेलॉन बनाता है, जबकि थालेमस कहां लगा हुआ है, उसके मतलब थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस लगा हुआ दिखेगा। फ्लोर या वेंट्रल साइड ऑफ द डायनसेफेलॉन में आपको हाइपोथैलेमस दिखेगा, लाइज बेस ऑफ द थैलेमस ये दिखता है। Hypothalamus contain the number of center which controls the body temperature, urge for eating and drinking, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। तो यहां से कई बार क्वेश्चन आया हाइपोथैलेमस से AIPMT 2010 के अंदर, 2014 के अंदर और 2019 के अंदर यहां से क्वेश्चन आया बच्चों कि हाइपोथैलेमस के फंक्शन। तो इसके अंदर में बहुत सारे सेंटर होते हैं, थर्मोरेगुलेशन इसका फंक्शन हो जाता है, हंगर सेंटर यहां प्रेजेंट होते हैं, थर्स्ट सेंटर यहां प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर में सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें न्यूक्लियाई कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ साइटोन इन सीएनएस। सीएनएस में साइटोन का कलेक्शन होता है तो उसे नाम दिया जाता है मेरे बच्चों न्यूक्लियाई, जिनसे हार्मोन निकलते हैं, कॉल्ड एज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जिनकी वजह इन्हीं हाइपोथैलेमिक हार्मोन से ये कौन, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी नाम दिया जाता है। इनर, अब ये हो गया इसके फंक्शंस के साथ में, ठीक है। इसके साथ इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यहां पर भी लिम्बिक सिस्टम से नीट 2018 के अंदर क्वेश्चन आया बच्चों। इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड द ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, मतलब सेरिब्रम को जब आप देख रहे हो ना तो इतना सारा स्ट्रक्चर आ गया, लेकिन कुछ बातें हम डायरेक्टली स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो उन सभी स्ट्रक्चर को मिला करके, जैसे कि एमेगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। हिप्पोकैम्पस का फंक्शन, एमेगडाला ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हिप्पोकैम्पस हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब जैसे आप अभी सुन रहे हो तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, जब आप इसे बाद में रिवाइज करोगे, फिर से सुनोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपका हिप्पोकैम्पस काम करता है। नाम क्यों दिया, सी हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, ये हो जाता है। अब ये लिम्बिक सिस्टम में एमेगडाला, हिप्पोकैम्पस और सारे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर मिलकर के along with the hypothalamus involved in the regulation of the sexual behavior, मतलब अट्रैक्शन टू द ऑपोजिट सेक्स पार्टनर, इसका कंट्रोल किसके पास होता है, हाइपोथैलेमस के पास। एंडोक्राइन सिस्टम में देखोगे क्यों कि गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन यहां से निकलता है जो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशनल रिएक्शंस कि प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है वो मैटरनिटी और पैटर्निटी को डेवलप करता है और उसी के साथ में इमोशनल रिएक्शन लाइक एक्साइटमेंट, बहुत मजा आ रहा है, प्लेजर, खुशी जिसे महसूस करते हैं, गुस्सा, ये सब क्या है, इमोशंस होते हैं। फियर, डर लगना, ये क्या है, इमोशंस होते हैं। मोटिवेशन, एक्साइटमेंट, जैसे आप पढ़ाई के लिए तैयार होते हैं, मोटिवेशन। इसके साथ में ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स एंड ऑल्फैक्शन की खुशबू आ रही है, आप फेशियल एक्सप्रेशन से बताते हो। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स जो अपने आप रेगुलेट होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के, ये सारे फंक्शन किसके हैं, लिम्बिक सिस्टम के। इसके साथ साथ में ये कंप्लीट हो जाता है अपना फोर ब्रेन। अब बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन लोकेटेड होता है, इसके पोजीशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखनी है, लोकेटेड बिटवीन थैलेमस हाइपोथैलेमस। मतलब ये कहां है कि डायनसेफेलॉन के थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन के और पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन के बीच में लगा हुआ होता है। तो ये अपन ने देखा कि ये तो अपना थैलेमस हो गया, इसके बाद में ये अपना हो जाता है मिड ब्रेन इस तरीके से लगा हुआ, और ये पोन्स और सेरिबेलम इस तरीके का स्ट्रक्चर के फॉर्म के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो ये अपना हो गया। तो ये वाला जो मिड वाला पार्ट है थैलेमस और पोन्स के बीच में, इस वाले पार्ट को कहा जाता है मिड ब्रेन। अब यहां पर में आप क्या देखोगे कि इसके आगे की तरफ में तो टू लॉन्गिट्यूडिनल माइलिनेटेड फाइबर दिखाई देते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है क्या, क्रूरा सेरिब्री, ये नाम दिया जाता है।
और पीछे की तरफ में देखोगे तो 4 राउंड स्वेलिंग आपको दिखाई देती है और ये जो होती हैं इन्हें नाम दिया जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये नाम दिया जाता है। अब पीछे भी राउंड स्वेलिंग है और आगे भी फाइबर है, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या दिखेगा, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ दिखाई देता है और ये डक्ट लाइक होता है। इसे नाम दिया जाता है क्या, सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये इसे नाम दे दिया जाता है। तो कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। अब ये क्या कर रही है, ये थैलेमस के अंदर जो कैविटी है, तो थैलेमस की कैविटी को नाम दिया जाता है बच्चों थर्ड वेंट्रिकल, और हाइंड ब्रेन के अंदर कैविटी जो होती है उसे कहा जाता है फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है जिसे इटर भी नाम दिया जाता है, ये क्या कर रहा है, थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करने का इसका काम होता है, ये दिखेगा। इसी के साथ डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन ये 4 राउंड स्वेलिंग से मिलकर कनेक्ट होता है, तो इसीलिए 4 बॉडीज का ग्रुप कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसी के साथ सेरिब्रल एक्विडक्ट और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को मिलाकर के बात करें तो हमारे मिड ब्रेन का फंक्शन आ जाता है कि मिड ब्रेन इंटीग्रेट, यहां नहीं दे रखा, एनसीईआरटी के समरी में दे रखा है, कनेक्ट करना है आपको क्या कि ये क्या करता है, विजुअल, इसके साथ में ऑडिटरी के साथ में टेक्टाइल इनपुट्स को ये इंटीग्रेट करता है। तो विजुअल मतलब आई से रिलेटेड, ऑडिटरी मतलब हियरिंग के जो रिफ्लेक्स हैं, टेक्टाइल मतलब टच के जो रिफ्लेक्स हैं, लिम्ब मसल्स को कंट्रोल करने के जो फंक्शन है आर कंट्रोल्ड थ्रू मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन के फंक्शन अपने हो जाते हैं। इसके बाद में बात आती है बच्चों हाइंड ब्रेन के बारे में। इसी के साथ जब हम आगे जाते हैं मिड ब्रेन के आगे, तो हाइंड ब्रेन आता है पोस्टीरियर पार्ट, जिसमें एंटीरियर साइड पे आगे की तरफ जब आप देखोगे तो आगे की तरफ आपको मिलेगा क्या, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, और पीछे की तरफ बैक साइड पे मिलेगा आप लोगों को सेरिबैलम, और मेडुला जो है उसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं पोन्स के बारे में। तो पोन्स का मतलब होता है बच्चों ब्रिज। ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। ब्रिज है ना, तो सेरिब्रम को मेडुला ऑब्लोंगेटा से, मेडुला ऑब्लोंगेटा को सेरिबेलम से, सेरिबेलम को सेरिब्रम से, सभी डिफरेंट रीजन्स को इंटरकनेक्ट करता है, ये मिलेगा। और एनसीईआरटी के रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर के अंदर आपको एक और फंक्शन इसका दिखाई देगा कनेक्शन के साथ साथ में, कि इसके अंदर आपको मिलेगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये प्रेजेंट होता है जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने में इंफ्लुएंस करता है। मतलब इसके जो सिग्नल्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है उनके फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और रेट ऑफ इंस्पिरेशन को क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, और ब्रीदिंग रेट को फास्ट कर देते हैं। ये पोन्स का फंक्शन हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम भी सेरिब्रम की तरह ही कॉन्वोलेटेड होता है, मतलब इसके आउटर सरफेस कैसी होती है, जिगजैग दिखाई देती है, जिसके ऊपर में फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, जिनसे एडिशनल स्पेस क्रिएट होता है, जिनकी वजह से ज्यादा न्यूरॉन फिट होते हैं, और इसी ज्यादा न्यूरॉन की वजह से हमारा सेरिबेलम ज्यादा डेवलप हो जाता है, और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन बॉडी में आ जाता है बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी को बैलेंस करने के लिए 2 जगह से ये मैसेज को रिसीव करता है। एक तो हमारे इंटरनल ईयर से, वेस्टिबुलर एपरेटस से, जहां मैक्यूला और क्रिस्टा रिसेप्टर लगे हुए हैं जो ब्रेन के बैलेंस के मैसेज को परसीव करेंगे। दूसरा, हमारे जॉइंट पर प्रोप्रियो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो मैसेज को रिसीव करके सेरिबेलम को बताते हैं, जिनसे बॉडी पोजीशन और जॉइंट की पोजीशन पता लगती है, और इन्हें कोऑर्डिनेट करके सेरिबेलम बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड पार्ट के बारे में, मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने वाला रीजन होता है, या यूं कह दे मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक्सटेंशन ऑक्सीपिटल बोन के फोरामेन मैग्नम से जब एक्सटेंशन करके वर्टिबल कॉलम में आता है तो उस एक्सटेंशन को स्पाइनल कॉर्ड नाम दे देते हैं। अब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शन कंट्रोल करता है बच्चों। कौन कौन से सेंटर हैं? रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है जो हमारी हर टाइप की ब्रीदिंग को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स के बारे में बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स के अंदर में आपको क्या मिलेगा कि कार्डियो एक्सेलरेटरी और इनहिबिटरी सेंटर, मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारी हार्ट बीट को आइदर इंक्रीज
और डिक्रीज कर सकता है। इसके साथ साथ में मेडुला ऑब्लोंगेटा 10th पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व वेगस की हेल्प से हमारे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन और पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करता है और फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप देखोगे कि रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स इतने इंपॉर्टेंट है, अगर ये डैमेज हो जाए तो हमारी डेथ इमीडिएटली हो जाएगी। तो जो फांसी लगाई जाती है उसके अंदर भी बेसिकली कौन डैमेज होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये इसके बारे में बात होती है। इसी के साथ में आप क्या देखोगे, इस डायग्राम जो मैंने यहां दिखाया हुआ है उसके अंदर 3 मेजर रीजन ऑफ द ब्रेन, कौन कौन? यहां मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों जो हैं बच्चों, किस तरीके से? ये पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम अलग निकल गया, तो ये तीनों वाले पार्ट जो हैं मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा सिंगल एक्सिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसी की वजह से ही दे आर कॉमनली नोन एज अ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सबके बीच में कनेक्शन बनाने का काम करते हैं और इसी के साथ में ही हमारा हाइंड ब्रेन भी कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों टाइम की वजह से ये बात यहां पर मैं कंप्लीट करते हैं, रिफ्लेक्स और स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि रिफ्लेक्स को समझने के लिए स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन जो दिया हुआ है वो जानना जरूरी है। इसीलिए अगले वाले पार्ट के अंदर रिफ्लेक्स विद स्पाइनल कॉर्ड को अपन कंप्लीट करेंगे। टिल दैट अपन इसको यहां पर मैं ब्रेन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू बच्चों।